तो दोस्तों, मैं हूं रॉबी और मैं आपके सामने लेके आया हूं एक एक्सपर्ट इंटरव्यू ऑन नीट 2019। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि 5 तारीख को आने वाली 5 मई को नीट का एग्ज़ाम है ऑल ओवर इंडिया, जिसमें करीब 12 से 14 लाख बच्चों ने 12 से 14 लाख बच्चे इस एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं और बहुत प्रेशर है बच्चों पे और बहुत ही डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम होता है नीट का। थोड़ी सी सीटें होती हैं और उसमें बच्चों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे तैयारी, आखिरी हफ्ता है। तो इसके लिए हमारे साथ पैनल में आज हैं डॉक्टर ऋषभ चौबे सर। डॉक्टर ऋषभ चौबे एक एक्सपर्ट हैं। पिछले 5 साल से वो कोचिंग दे रहे हैं फॉर नीट, स्पेशली फॉर नीट एंड एम्स। उनका एक्सपर्ट सब्जेक्ट है बॉटनी एंड जूलॉजी। डॉक्टर साहब जो हैं वो बॉस्टन यूएसए से पढ़े हुए हैं और उनका बहुत अच्छा एक्सपोजर है इस इंडस्ट्री का, स्पेशली फॉर नीट्स एंड एम्स प्रिपरेशन। तो आइए हम उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं जो कॉमन सवाल हर बच्चे के लिए होते हैं। आखिरी हफ्ता है, लेट्स सी व्हाट ही हैज़ टू से। उनका क्या कहना है इस बारे में। सर, लास्ट हफ्ता है। सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? सर, थैंक यू फॉर कमिंग। तो सर, ये लास्ट हफ्ता है और 5 तारीख को एग्ज़ाम है, तो आपको क्या लगता है कि लास्ट हफ्ते में बच्चों को किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, क्या तैयारी होनी चाहिए अब लास्ट वीक में? हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, रेस्ट इज़ बेस्ट बिफोर द टेस्ट। हमेशा आप सबसे पहले अभी एग्ज़ाम आप देने वाले हैं, ये जो एग्ज़ाम है इट इज़ अ सम टोटल ऑफ ऑल योर एफिनिटीज़। आपने जितनी मेहनत अभी करी है उस मेहनत का पूरा आउटपुट आने वाला है। आपने देखा होगा कि विराट कोहली बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन क्या वो हर मैच में परफॉर्म कर पाता है? नहीं कर पाता। जबकि उसके पास सारी चीज़ें हैं, सारी एबिलिटीज़ हैं, सारी टेक्निक्स हैं, उसके बाद भी वो उसको अप्लाई नहीं कर पाता, क्योंकि कई बार वो इतना ज़्यादा मेंटली स्टेबल नहीं होता। तो आपको इन आखिरी के डेज में मेंटली स्टेबल रहना है। तो वो स्टेबल होने के लिए मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, आप उनको फॉलो करिएगा। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा इससे आपको फ़ायदा होगा। सबसे पहली चीज़, आप प्रॉपर रेस्ट करिए, प्रॉपर आप 6 आवर्स की नींद लीजिए। आप जितना भी आप पढ़ चुके थे, आप जितना भी आप पढ़ चुके हो, अब बस उसको वाइंड अप करिए। आपको कोई भी नई चीज़ नहीं पढ़नी है। सबसे पहली चीज़, हम क्या करते हैं लास्ट में, हम ये सोचते हैं कि चलिए फिजिक्स में हमारे 10 चैप्टर बहुत अच्छे से तैयार हो गए, 4 चैप्टर्स बचे हुए, 3 चैप्टर्स बचे हुए, चलिए इनके जल्दी जल्दी जो नहीं पढ़े हैं साल भर उनके फॉर्मूले देख लेते हैं। किसी ने बताया था, हमारे दादाजी के कोई थे रिलेटिव, उनने बताया था, या फूफा जी के बेटे थे, उनने बताया था कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आ जाते हैं, आप पढ़ लो। ऐसा बिल्कुल मत करिए। आप अपने आप पे ट्रस्ट रखिए। जो टॉपिक्स आपने पढ़े हैं बस उन्हीं टॉपिक्स को आप बहुत अच्छे से रिवाइज करिए, बार बार रिवाइज करिए। और स्कोर देखिए, सिलेक्ट होना इज़ नॉट अ साइंस, इट इज़ एन आर्ट। ये एक आर्ट है। आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है तब भी ज़रूरी नहीं कि आप सिलेक्ट हो सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने ऐसा देखा है कि जिनको बहुत नॉलेज होता है, इवन टीचर कैन नॉट कम्पीट हिम, टीचर उनके साथ कम्पीट नहीं कर सकता, बट वो सिलेक्ट नहीं होते। उसका मेन रीज़न क्या है कि वो उस नॉलेज को कंपाइल नहीं कर सकते। तो आपको सबसे पहले इस बात पे ध्यान रखना है कि लास्ट टाइम में जो आपने पढ़ाई करी है, जो भी आपने पढ़ाई करी है, जैसे स्पेशली हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी से। बायोलॉजी में अब आपके जो भी नोट्स हैं, अब आप नोट्स को ख़त्म कर दीजिए। आपको केवल अब एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी में समरी जरूर पढ़िएगा। समरी में हमेशा एक पॉइंट ऐसा होता है हर चैप्टर में जो चैप्टर में कहीं मेंशन नहीं। जैसे मैं आपको सिंपल सा सेल का एग्जांपल देता हूँ। सेल वाला जो चैप्टर है, सेल साइकिल वाला जो चैप्टर है, उसमें सीधे समरी में एक पॉइंट लिखा हुआ है कि G2 फेज में इज अ फेज ऑफ साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। ये उनने पूरे चैप्टर में कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन उन्होंने समरी में मेंशन किया हुआ है। इसी तरीके से इकोसिस्टम में उन्हें स्टेप्स दिए हुए हैं डिकम्पोजिशन के, शुरू में वो पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन समरी में उन्हें उसको कंपाइल करके दे दिया कि केवल 3 स्टेप्स होते हैं। तो इसीलिए आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, समरी जरूर पढ़िएगा, समरी से क्वेश्चन आते हैं। फिजिक्स में पॉइंट्स टू पॉन्डर, केमिस्ट्री में सॉल्व एग्जाम्पल, आप सॉल्व एग्जाम्पल जरूर देखिएगा। एनसीईआरटी पर अब आप फोकस करिए। और बायोलॉजी में आप जितना आप एनसीईआरटी को पढ़ सकते हैं केवल उतना ही पढ़िए। कोई भी नया टॉपिक मत पढ़िए, आपने जो पढ़ा हुआ है केवल उसी पे फोकस करिए, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। इसके बाद नेक्स्ट हम केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को आप रोज़ थोड़ा थोड़ा सा सोने से पहले पढ़िए। नींद आपको पूरी लेनी है। ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करना कि जैसे 2017 का मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। 2017 का जो नोबेल प्राइज़ है वो पीरियड जीन के लिए मिला है। पीरियड जीन का मतलब होता है द जीन विच इज़ कंट्रोलिंग आवर लिम्बिक सिस्टम।
वो जीन जो हमारे लिम्बिक सिस्टम को कंट्रोल करता है, और वही जीन हमारे ब्रेन को भी कंट्रोल करता है। इसका मतलब आप जो हम जिस चीज़ को बहुत ही नॉर्मल समझते हैं, सोना, उठना, खाना, इन सब का हमारी मेमोरी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो मैं आपको लास्ट के 3-4 डेज़ में ये कहूँगा कि आप बिल्कुल भी आप अपना रूटीन डिस्टर्ब मत करिए। एक प्रॉपर टाइम पर आप खाना खाइए, प्रॉपर टाइम पर आप सो जाइए। आप जितने भी घंटे सोते हैं, जितने बजे सोते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आप उस पर प्रॉपर रखिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप आज सो रहे हो रात को 12 बजे, कल आप सो रहे हो रात को 4 बजे, क्योंकि इससे क्या होगा, आपकी नींद प्रॉपर नहीं होगी, आपका ब्रेन प्रॉपरली रिलैक्स नहीं हो पाएगा, और रिलैक्स नहीं हो पाएगा तो आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, मान लीजिए आप रोज़ अपने रूटीन को फ्लक्चुएट कर रहे हो। नीट के दिन, अगले दिन नीट का एग्जाम है, सभी को एंजाइटी होती है, हमको भी एंजाइटी होती है, सभी को एंजाइटी होती है। अब आप अगले दिन आपका नीट का एग्जाम है, मान लीजिए आप रात को 12 बजे आप रोज़ सोते थे, उस दिन एंजाइटी की वजह से बहुत सारे आपको रिलेटिव्स के कॉल आएंगे, विश करेंगे आपको। अवॉइड इट। आप लास्ट के 2 दिन में किसी से भी फ़ोन पे बात मत करिए, अपने फ़ोन को टोटली बंद कर दीजिए। किसी की गुड लक आपको बात करने की, किसी को आपको गुड लक को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल फ़ोन पर बात बिल्कुल भी मत करिए। यदि आप फ़ोन पे बात करेंगे तो अननेसेसरी आपकी एक्सपेक्टेशन आपसे बढ़ती जाएगी। मैं आपको इसके लिए एक एग्जाम स्टोरी भी सुनाऊंगा। अब देखिए, जैसे मान लीजिए आप रोज़ रात को 12 बजे सोते थे, अब उस दिन आपको 12 बजे की जगह आपको नींद कितने बजे लगेगी? लेट होते होते आपको 4 बज जाएंगे। अब आप यदि 4 बजे सोओगे तो आपको डेफिनेटली, आप 4 बजे सोओगे तो 6 घंटे की यदि आप नींद लगाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना भी आप कोशिश करेंगे 10 बजे 11 बजे आपकी नींद खुलेगी। लेकिन जब आप उस दिन लेट उठोगे तो आप बिल्कुल लिथार्जिक टाइप के, आप थके हुए महसूस करोगे, और जब आप थके हुए महसूस करोगे तो एग्ज़ाम जाने से पहले ही आप एग्ज़ाम में आप फेल हो चुके हो। तो इसीलिए इस बात को आप ध्यान रखिए, आप अपनी नींद पे सबसे ज़्यादा फोकस करिए इस समय। कोई भी नई चीज़ जो है उसको आप पढ़ने पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए, खासकर बायोलॉजी में, फिजिक्स में बिल्कुल भी आप ऐसा मत करिएगा कि आप कोई नई चीज़ अभी लास्ट टाइम पर आप देख रहे हैं, बिल्कुल मत देखिएगा। फिजिक्स में तो स्पेशली बिल्कुल भी नहीं। फिजिक्स में लास्ट टाइम पे आप केवल फॉर्मूले देखिए, और उन चैप्टर्स के जो चैप्टर्स आपके बहुत अच्छे से तैयार हैं। कोई भी नया चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, और अभी 3 से 4 दिन आप अपने आप को बिजी रखिए। मैं आपको एक सिंपल सी स्टोरी बताता हूँ। एक पर्सन था, उसको आप जिन तो जानते हैं, जिन आप जानते होंगे। तो जिन जो होता है उसको वो जिन मिल गया। अब जब वो जिन मिला तो उसने, जिन ने बोला कि आप मुझसे जो भी मांगोगे मैं आपको दूंगा। बोले ठीक है, दे देंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले आपको मुझे काम कराते रहना है, यदि आपने मुझे खाली छोड़ा मैं आपको खा जाऊंगा। बोले ठीक है। वो आदमी बड़ा गरीब था, तो उसने बोला ठीक है, आप मेरे लिए बहुत सारे पैसे ला दीजिए। उसने पैसे ला दिए। उसने बोला आप एक काम करिए, मेरे लिए बढ़िया सा घर ला दीजिए, गाड़ी ला दीजिए, सारे जितने भी कंफर्ट के साधन होते हैं वो सारे ला दीजिए। वो ले आए। अब इसके बाद क्या हुआ, सारा काम खत्म हो गया। अब उसने बोला अगला काम बताओ वरना मैं आपको खा जाऊंगा। अब वो क्या करे, तभी उसका बच्चा आता है। तो उसका बेटा आता है, वो बोलता है कि ये क्या हो रहा है। तो वो जो फादर होते हैं वो सारी स्टोरी बताते हैं कि ऐसा चल रहा है। तो जो बेटा होता है वो बोलता है ठीक है, आप एक काम करिए, एक खंबा लेकर आइए बड़ा सा। बोले ठीक है, लेकर आते। अब इस खंबे को क्या करना है, ज़मीन में गड़ा दीजिए। गड़ा दिया। अब क्या करना है, बोले इस पर ऊपर चढ़ जाइए। जिन ऊपर चढ़ जाता है। बोले अब क्या करना है, इससे नीचे उतर जाइए। फिर क्या करना है, ऊपर चढ़ जाइए। फिर क्या करना है, नीचे उतर जाइए। बोले जब आपके पास कोई काम ना हो आप ये काम करिए। ये जिन हमारा मन है। यदि हम अपने मन को खाली छोड़ेंगे, आप कितने भी ब्रिलियंट हो ये आपको खा जाएगा। आपको इसको बिजी रखना है। यदि आप इसको बिजी रखोगे तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। एंड नेवर थिंक अबाउट द मार्क्स। मार्क्स के बारे में बिल्कुल मत सोचना। यदि आपने टारगेट बनाया हुआ है 600, ठीक है, साल भर बहुत अच्छा चलता है। अब आप इसके बारे में बिल्कुल मत सोचिए। यदि आप इसके बारे में सोचेंगे तो आप एग्जाम हॉल में जाने से पहले ही आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो चुके होंगे। आप केवल ये सोचिए अगला क्वेश्चन मेरे सामने है, इस क्वेश्चन को मुझे अच्छे से अटेम्प्ट करना है। कभी भी एग्जामिनर के ट्रैप में मत फंसिएगा। नीट जो पेपर है साल भर की मेहनत करके बनाता है। आपने देखा होगा जब आप सभी ने अपने 12th का प्रैक्टिकल दिया होगा, आपको सब आता था, लेकिन जब एग्जामिनर आपसे आता था और प्रैक्टिकल में क्वेश्चन पूछता था, आप नहीं बता पाते थे। आपको सब आता था, वो जो पूछता था बस वही नहीं बनता था, बाकी सारी चीज़ें बन जाती थी। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनको पता है आप कहाँ मिस्टेक करते हो। और ये पेपर भी ऐसे ही लोग सेट करते हैं, इनको पता है आप कहाँ मिस्टेक करते हो। तो आपको उनके ट्रैप में बिल्कुल नहीं फंसना है। मान लीजिए आपने क्वेश्चन किया,
नीट का जो पैटर्न होता है वो 4 क्वेश्चन आसान देते हैं, फिर 2 क्वेश्चन ऐसे टॉपिक्स से देंगे जैसे कॉमन टॉपिक्स। जैसे हम बायोलॉजी की बात करते हैं, बायोलॉजी में हर स्टूडेंट की एनिमल फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत स्ट्रांग होती है, जेनेटिक्स बहुत स्ट्रांग होता है। वो क्या करेंगे, 4 आसान क्वेश्चन डालेंगे, 2-3 क्वेश्चन इन चैप्टर्स के डालेंगे और डिफिकल्ट डालेंगे। अब आप क्या होगे, इनके ट्रैप में फंस जाओगे। आप पूरी जान लगा दो कि यार ये टॉपिक तो मेरा बहुत स्ट्रांग है, इसका क्वेश्चन तो मैं करके ही मानूंगा। इसमें क्या होगा, आप उसको करते जाओगे और पता चले क्या हुआ, आप उसमें उलझ गए, उनने आपको उलझा दिया। अब जैसे मान लीजिए पेडिग्री का क्वेश्चन आया हुआ है, अब पेडिग्री का इतनी सारी पॉसिबिलिटीज बनती है, यदि मान लीजिए आप पेडिग्री के क्वेश्चन में उलझ गए तो हो सकता है आपको 3 से 4 मिनट लग जाए। उसके बाद आपने भी महसूस किया होगा, यदि आपने पहले कभी एग्जाम दिया है तो घड़ी टाइम बॉम्ब की तरह चलती है, हर 1 मिनट हमको सुनाई पड़ता है, और वो क्या करता है, हमारे आगे आने वाले 4 क्वेश्चन को गलत कर देता है, जबकि वो 4 क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। जैसे आप गाड़ी चलाते हो रोड पे, तो बहुत स्पीड में आप चल रहे हो, एकदम से स्पीड ब्रेकर आ गया, अब उसके बाद आगे तक गाड़ी अपने आप क्या चलती है, स्लो चलती है। तो हमको क्या करना है, ऐसे स्पीड ब्रेकर से साइड से निकल जाना है। यदि आपको लग रहा है कि कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट है, उसमें बिल्कुल मत उलझिए, साइड से निकल जाइए, उसको मत करिए, उसको बाद में करिए। मतलब हमें मालूम होना चाहिए कि क्या हमें छोड़ना है, क्या हमें छोड़ना है, क्योंकि उसका क्वेश्चन को पढ़ते ही, आप जैसे ही क्वेश्चन को आप पढ़ोगे, आपको ये देखना है, आपको एक न्यूरो पाथवे क्रिएट करना है। जैसे मान लीजिए आज यदि मैं आपसे बोलता हूँ कि आपको दिल्ली जाना है, यहाँ से तो दिल्ली जाना है, तो मुझे पता है कि यहाँ से मुझे ग्वालियर जाना होगा, ग्वालियर से झांसी जाना होगा, झांसी से मुझे मथुरा जाते हुए मुझे दिल्ली जाना होगा। मतलब मैंने अपने दिमाग में एक मैप क्रिएट किया। इसको हम बोलते हैं क्रिएशन ऑफ न्यूरो पाथवे। यदि हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले 5 सेकंड के लिए एक न्यूरो पाथवे क्रिएट करें कि इस क्वेश्चन को हमको कैसे अटेम्प्ट करना है, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम कम लगेगा और आपको पता रहेगा कि हाँ भाई, ये जो है इस रास्ते से जाना आसान है या इस रास्ते से जाना आसान है। अब आप मान लीजिए आप दूसरे जयपुर की तरफ से जा रहे हो, आपको पता चला कि जयपुर वाला रास्ता तो ब्लॉक है, तो आपको उस तरफ से जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको हर क्वेश्चन में इस तरीके से ध्यान रखना है। थोड़ा सा आप क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप 3-4 सेकंड दीजिए कि वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। और नीट में जैसे बायोलॉजी में क्वेश्चन हमेशा आसान होते हैं, बट उनके ऑप्शन हमेशा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। आप क्या करिए, जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो जहाँ पे भी नॉट दिख जाए, इनकरेक्ट दिख जाए, मिसमैच दिख जाए, इन वर्ड को आप हमेशा हाईलाइट करिए। नॉट, मिसमैच, इनकरेक्ट, रॉन्ग, इनको आप हाईलाइट करिए, क्योंकि वो आपसे पूछेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इनकरेक्ट। इसका मतलब 3 सेंटेंस करेक्ट है, 1 सेंटेंस इनकरेक्ट है। तो आप ये देखिए कि आपसे वो क्या पूछ रहे हैं। आप क्वेश्चन पेपर को पढ़िए और पढ़ने के बाद आप पूरा ये जज करिए कि आपको करना क्या है। ये आपको एग्जाम में करना है। एंड प्लांट डाइवर्सिटी, उसके बाद मेजर टॉपिक हुआ करता था फिजियोलॉजी। जो प्लांट फिजियोलॉजी होती थी उससे भी 10 से 12 क्वेश्चन आते थे, ह्यूमन फिजियोलॉजी उससे भी 10 से 12 क्वेश्चन आते थे। अब जो इनका पैटर्न है वो सभी चैप्टर से वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रखेंगे। स्ट्रैटेजीज इन फूड इन्हेंसमेंट जरूर पढ़ के जाइएगा। स्ट्रैटेजीज इन फूड इन्हेंसमेंट से आपको क्वेश्चन मिलने के चांसेस हैं। उसके बाद माइक्रोब्स के बारे में आप जरूर पढ़ के जाइएगा। एप्लीकेशन वाले जो चैप्टर्स हैं जैसे बायोटेक्नोलॉजी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इन चैप्टर्स को आप जरूर पढ़ के जाइए। इकोसिस्टम में जितनी भी डेफिनेशन दी हुई है आप उनको जरूर पढ़ के जाइए, सीधे डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, ऐसा कोई साल नहीं है जब पॉपुलेशन एट्रीब्यूट से क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन जरूर आएगा। क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते बट कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं। तो आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन इन 2-3 दिन में जरूर आप बार बार करिए। यदि आपने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन नहीं करे हैं तो आपको बहुत दिक्कत होगी। और बिल्कुल मत घबराइए कि एनटीए कुछ अलग से देगा, वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रखेगा, बट सिलेबस जो है वही सिलेबस रहेगा जो वो पहले देते थे, और पेपर का लेवल आसान रहेगा। तो आसान पेपर ज़्यादा डैमेजिंग हो जाता है, क्योंकि स्टूडेंट सोचते हैं अब हमसे सब बन रहा है, अब वो क्या हो जाते हैं जल्दी से बहुत ज़्यादा एंसियस होके और उसमें वो क्वेश्चंस में गलती कर देते हैं। कहीं OMR गलत भर देते हैं, कहीं आंसर की में लिखा और उनने क्वेश्चन पेपर में B ऑप्शन लगाया है, आंसर की में उनने C भर दिया। ऐसी मिस्टेक्स मत करिएगा। तो सर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई आपने कि अब जो बॉडी सेट कर रही है क्वेश्चन पेपर को, उसने कैसे स्ट्रक्चर बनाया है, और मॉडर्न बायोलॉजी के जो सब्जेक्ट्स हैं उन पर से सवाल ज़रूर आते हैं, और जो हमारे करंट टॉपिक्स हैं, जो करंट इश्यूज़ हैं जैसे एनवायरनमेंट, ग्लोबल वार्मिंग के और पोल्यूशन और इससे रिलेटेड, तो ये सवाल आने लगे हैं और ये आते हैं और ये आएंगे। तो इसको भी थोड़ा कवर कर लेना चाहिए, क्योंकि ये एक आध सवाल भी अगर आ गया तो इमीडिएटली यू गेट दैट एडवांटेज ऑफ वन क्वेश्चन, राइट। IIT के अभी मेंस में 10 से 12 क्वेश्चन इन्वायरमेंटल इश्यूज़ पे पूछे गए। तो इन्वायरमेंटल इशू के ऊपर 10 से 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप चाहें तो केवल उसमें आप केमिस्ट्री वाला पार्ट उठा के वो 10 से 12 जो क्वेश्चन है केवल आप उनको पढ़ लीजिए। वो नए क्वेश्चन है,
उन क्वेश्चंस को आप कर लीजिए, और जो पार्टिकल के साइज़ हैं वो आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। बहुत बढ़िया सर, आपने ये भी बता दिया कहाँ वो सवाल मिल जाएंगे, तो बच्चे इससे काफ़ी बेनिफिट ले सकते हैं। तो सर ये तो हो गया हमारे पेपर का स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजिंग बॉडी कैसे पेपर का स्ट्रक्चर रहेगा। तो एक सवाल और रह गया था, काफ़ी कुछ सर आपने उसको ऑलरेडी कवर कर दिया है इसमें, बट एक बार फिर मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि जो बच्चा जब क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करता है तो ड्यूरिंग दैट टाइम ऑफ व्हेन ही इज़ अटेम्प्टिंग दैट, जब वो सवालों को लेकर जाता है, कुछ चीज़ें जिसका उसको ध्यान रखना चाहिए उस टाइम पे कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या पहले करना है, क्या बाद में करना है, या कभी भी सब्जेक्ट का सीक्वेंस मत डिसाइड करिए, नेवर डिसाइड, आप मत करिए। जैसे मान लीजिए आपको जो भी लग रहा है, यदि आपको लग रहा है कि आपका बायोलॉजी स्ट्रांग है, अब मान लीजिए उस साल पेपर में क्या हुआ कि बायोलॉजी उन्हें डिफिकल्ट दे दी, तो यदि बायोलॉजी उन्हें डिफिकल्ट दे दी तो होगा क्या, आप पेपर में बायोलॉजी करते ही आप डिप्रेस हो जाओगे, और पता चले फिजिक्स केमिस्ट्री इतनी आसान है कि आप देखते से ही उसको कर लोगे, तो आप वहाँ पहुँचते पहुँचते आप डिप्रेस हो जाओगे। तो कभी भी आप सीक्वेंस मत डिसाइड करिए, जो आपको सीक्वेंस पेपर दे रहा है आप उसको करिए, लेकिन उसमें ऐसा मत करिए कि पूरा फिजिक्स आपने कर लिया, फिर पूरा केमिस्ट्री कर लिया, फिर पूरा बायोलॉजी कर लिया। आप इसको सीक्वेंस में करिए, आप उसको ऑर्डर में करिए। जैसे आप फिजिक्स आप कर रहे हैं तो आपने देखा कि ये क्वेश्चन मुझसे बन रहा है, जल्दी से कर लीजिए। आपको ये बन रहा है, क्वेश्चन बन रहा है, आप कर लीजिए। जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि यार ये क्वेश्चन आसान है लेकिन इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी है, उसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए, आपको टाइम मिलेगा हर क्वेश्चन का। मान लीजिए आपको इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से आता है, मेडिकल के स्टूडेंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस को ऐसे अटेम्प्ट करते हैं कि ये क्वेश्चन तो हमको करना ही है चाहे पूरा पेपर छूट जाए। हर क्वेश्चन के इक्वल मार्क्स होते हैं। यदि वो क्वेश्चन आपको लग रहा है काफ़ी बड़ा है, उसको छोड़िए और आगे बढ़िए। पहले मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए। अटेम्प्ट करने के बाद फिर आप क्या करिए कि अब देखिए कौन सा आपका अच्छा टॉपिक था, आपका स्ट्रॉन्ग था, अब आप उन टॉपिक्स को कवर करिए। तो पहले आप ये टारगेट बनाइए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके अटेम्प्ट होना चाहिए। अटेम्प्ट करने के बाद आप इमीडिएटली OMR फिल कर लीजिए। उसके बाद आप स्टार्ट करिए जो आपके डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, जो आपको लगता है कि बन जाएंगे, उनको करिए। पेपर राउंड में करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सर ये बड़ी अच्छी बात बताई आपने कि क्वेश्चन पेपर को सीरियल ऑर्डर में ही करते चलना है, और वहाँ पे कुछ डिफ़िकल्ट सवाल हैं, हमें ये मालूम होना चाहिए कि उसको कैसे बाईपास करना है, और वो आसान सवाल है जिन्हें हम पहले कर सकते हैं ताकि हमारे वो सवाल हो जाएं। क्योंकि पहले अगर हमने किसी क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम दे दिया तो क्या होगा कि वो एक मेंटल ब्लॉक हम पिछले सवाल का हमारे उस पर रहेगा, और वो अगले सवालों पे भी इम्पैक्ट करेगा, और कहीं ना कहीं हमें डिप्रेशन आ जाता है जब हमसे सवाल नहीं बनता, हम उस पर टाइम भाग रहा होता है, इस टाइम एक बम की तरह टाइम टिकल कर रहा होता है इस टाइम। तो डेफिनेटली सर आपने बहुत, टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सर, आपने बहुत अच्छी बात बताई। तो सर आई थिंक इस सीरीज़ में हम आगे फिर और कुछ सवाल लेके आएंगे एग्जाम के टाइम आपके पास। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर, थैंक यू।